हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। पाठ के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह से हम लोग उसको समझेंगे ताकि वो अस्थायी रूप से याद भी रहे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेकर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुनिएगा क्वेश्चन 1 क्या कहता है। निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं? निरुद्योगीकरण। तो हमने पाठ को समझाते समय बताया था आपको कि मान लीजिए हमने कोई उद्योग लगाया है और उद्योग लगाने के बाद उसका उत्पादन बंद हो गया हो, यानी उद्योग किसी कारण से भी हो, उत्पादन नहीं हो रहा हो, उद्योग बंद हो गई हो, तो उसको कहते हैं हम लोग निरुद्योगीकरण। क्या बोलते हैं? निरुद्योगीकरण। ठीक है, जैसे अपने ही जिला की बात करें, हमारे यहाँ अशोक पेपर मिल लगी, किसी कारण बस वह कुछ सालों तक चली और 10-5 सालों के बाद वह क्या हो गया, धीरे धीरे बंद हो गई। तो बंद होने के पीछे का कारण चाहे जो भी हो, उत्पादन तो खत्म हो गया ना। तो ई व्यवस्था को कहते हैं निरुद्योगीकरण। उत्पादन जो कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, या बंद हो जाती है तो उसको कहते हैं निरुद्योगीकरण। कोई दिक्कत? आशा करते समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेवाओं के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? यानी आप मान लीजिए काम कोई भी करें, इससे दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं मिल रही है, सेवा मिल रही है, तो उसे कहते हैं हम लोग सेवा। उससे सुविधा को क्या मतलब? सेवा। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई किराना दुकान खोले हुए है, उससे भी आपको कहीं ना कहीं सुविधा मिल रही है, आपका सेवा कर रहा है वो। कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो वो आपकी सेवा कर रहा है। कोई डॉक्टर आपके बगल में है, वो आसपास के लोगों का इलाज कर रहा है, अर्थात सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो सेवा कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन है तो याद रखिएगा। वाणिज्यिक सेवा, वित्त सेवा, दुकान सेवा चाहे वो फुटकर हो या थोक हो, परिवहन और संचार सेवा, मनोरंजन और प्रशासनिक सेवा इत्यादि। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि सेवाओं के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, तो सेवाओं के प्रमुख वर्ग निम्न है: वाणिज्यिक सेवा, वित्त सेवा, दुकान सेवा यानी उसको क्रय और विक्रय के लिए आप कह सकते हैं, परिवहन और संचार सेवा, मनोरंजन सेवा, प्रशासन सेवा इत्यादि। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वही निरुद्योगीकरण ही लिख दिया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझने की जरूरत है। आप 1 समझ लीजिए, वही हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। निरुद्योगीकरण क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वही गलती से लिखा गया है, तो आप उसको देख लीजिए। चलिए चौथा नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि जब इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से जब कोई प्रयोजन किया जाता है, जब कोई काम किया जाता है, तो उसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। क्या बोलेंगे हम लोग? सूचना प्रौद्योगिकी। ये चतुर्थ क्रियाकलाप है। तृतीयक में आ जाती है व्यापार, लेकिन ये क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप है। जब इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से या अन्य प्रकार की अगर सेवा की बात करेंगे, तो उसमें ये संचार का जो सुविधा है वो क्या कहलाती है? हमारी सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। जब सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर द्वारा किसी संदेश को भेजते हैं तो यह क्या कहलाती है? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं। 5 क्या, सुनिएगा। 20वीं शताब्दी के अंत में सूचना पर आधारित अर्थव्यवस्था में कौन से 3 नगरों की भूमिका उल्लेखनीय रही है? कहता आपसे कि 20वीं शताब्दी के अंत में सूचना पर आधारित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से 3 नगर का विशेष योगदान। तो लिखिएगा, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकसित रही है अमेरिका का है न्यूयॉर्क, इंग्लैंड का है लंदन
और जापान का टोक्यो, ये 3 शहर हैं जहां सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के क्या लगाए गए हैं, कॉल सेंटर लगाए गए हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सूचना प्रौद्योगिकी यंत्र है विकसित किया गया है। ठीक है ना, इसको सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं आप, सिलिकॉन वैली। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा, 20वीं शताब्दी के अंत में यानी वर्तमान की बात, सूचना पर आधारित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से शहर विकसित हुए हैं? तो कौन कौन? 3 नगर। कौन कौन? एक है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, इंग्लैंड का लंदन और जापान का टोक्यो, जहां पर सबसे ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। क्लियर। आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि से क्या कारण है? अब देखिए, सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर की वृद्धि, जैसे ही सेवा क्षेत्र में हम लोग जाते हैं बहुत तरह के रोजगार के अवसर मिलते हैं। अब कहिएगा हम नहीं समझे सर। देखिए, होता क्या है कि जब आपके पास ज्यादा पूंजी होगी, ज्यादा पैसे होंगे, आर्थिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी, तो आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सुविधा खोजेंगे, और इन सुविधाओं को देने के लिए कुछ ना कुछ लोग उसमें लगे रहते हैं, जहां से उन्हें अधिक लाभ होती है। अब उससे उनको आर्थिक लाभ मिलता है और आपको सुविधा मिलती है। तो वही कह रहा आपसे कि सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, यानी कि जब आपके पास आर्थिक समृद्धि होगी तो आप सुविधा खोजेंगे, सेवा खोजेंगे, तो सेवा देने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग काम में लग जाते हैं, उसको कहते हैं रोजगार। अब देखिए, एक उदाहरण समझाते हैं आप। मान लीजिए आपके पास जब पैसे होंगे काफी, तो आप क्या करेंगे, आप रास्ते की गाड़ियों से नहीं जाकर के निजी गाड़ी से जाना शुरू करेंगे। तो निजी गाड़ी से जब जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर वहां पर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी जो यातायात की व्यवस्था से जुड़ा होगा। हो गया, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आप जब हॉस्पिटल जाएंगे इलाज कराने के लिए, तो जो हॉल होगा उस हॉल में आप सीट नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए आपको भर्ती होना पड़े तो आप उस हॉल में सीट नहीं लेंगे, एक निजी सेपरेट रूम लेंगे। अब उस सेपरेट रूम को बनाने के लिए, उसकी सफाई के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए आपको एक व्यक्ति वहां पर चाहिए जो आपकी देखरेख कर सके। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिला कि नहीं मिला? तो वही कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लोगों को काम भी बढ़। तो क्या आपको सेवा चाहिए, तो सेवा देने के लिए तो लोग चाहिए ना, तो वहां पर रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्लियर। तो सेवा क्षेत्र से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञान का उत्पादन और सूचना का प्रवाह किसे कहते हैं? देखिए, प्रश्न क्या कहा आपसे, ज्ञान का उत्पादन और सूचना का प्रवाह किसे कहते हैं? तो अधिक औद्योगिक देशों में सूचना पर आधारित भूमंडलीय अर्थव्यवस्था अधिक उन्नत और विशिष्ट सेवा का जन्म दिया है, जिससे वित्त, बीमा, परामर्श, सूचना संग्रह इत्यादि के क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप केंद्र बिंदु मानी जाती है। उसे ज्ञान और उत्पाद कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब लोगों की आर्थिक उन्नति हुई है, देश में काफी आमदनी बढ़ा है, तो अब लोगों ने क्या किया है कि बीमा की ओर ज्यादा ध्यान दिया, अपने परामर्श की ओर ज्यादा ध्यान दिया, लोगों से परामर्श लेना शुरू किया, इत्यादि अन्य प्रकार की सुविधाएं। तो इन सब को देने के लिए कुछ लोग वहां पर काम में लग गए। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ज्ञान और उत्पाद का भंडार कहते हैं या केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है ज्ञान का उत्पादन और सूचना का प्रवाह। यानी जब प्रौद्योगिकी जब आती है, औद्योगिक देश होती है, उन्नति होती है, तो हर काम को वो सुविधा के लिए शुरू कर देता है। जैसे अब अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग सूचना की सहायता से व्यापार कर रहे हैं, बैठे हुए देश विदेश की सूचना को ग्रहण कर रहे हैं। अब उनको क्या हो गया कि सूचना का क्या हो गया, ये सूचना का क्या हो गया, प्रवाह हो गया। व्यापार हो रहा है लेकिन सूचना का प्रवाह हो रहा है, समझिए। फिर ज्ञान का उत्पादन, यानी कि वो ज्ञान से ही कमा रहे हैं। कोई व्यक्ति वकील है, कोई शिक्षक है, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है,
ज्ञान से ही ना वो कमा रहा है। तो ये ज्ञान का क्या उत्पाद है, अर्थात अत्यधिक औद्योगिक देशों में अपने काम की सुविधा के लिए, सेवा के लिए ज्ञान का उत्पाद और सूचना का प्रवाह दोनों जरूरी हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है? अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर 8 कि भाई चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, क्या बताओगे? अब बताएंगे कि जो सेवा क्षेत्र का जो भी क्रिया है वो चतुर्थ क्रियाकलाप है। सेवा क्षेत्र जो भी है ना वो क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप। हमने आपको समझाया था कृषि जहाँ से उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक है, जहाँ उद्योग लगाते हैं चाहे वह हाथ से बनी हो या मशीन से बनी हो वो द्वितीय क्रियाकलाप है। जब हम व्यापार करते हैं तृतीय क्रियाकलाप है, लेकिन जब व्यापार के बाद हम सेवा देते हैं तो चतुर्थ क्रियाकलाप है। कोई दिक्कत? यानी कि जहाँ पर ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्जन कर रहे हैं ना, समझिए उसको क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप। वे व्यवसाय जिनका काम सोचन, शोध और विकास के लिए नई विचार देना, चतुर्थ क्रियाकलाप में लोगों का वेतनमान भी क्या होता है? अधिक होता है और अपने पद और प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान रखते हैं। ये समझे बात को? मैंने ज्ञान से ही, अब देखिए आप अपने यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मजदूर काम कर रहा हो आपके यहाँ, तब मजदूर का वेतन मिलता है 300 रुपया और वहीं पर कोई अच्छा कारीगर होगा तो 600 रुपया कमाता है, यानी ज्ञान का उसको पैसा मिलता है। समझे? तो ज्ञान वाले जो काम होते हैं ना वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। कोई दिक्कत? तो आपने कौन कौन देखा? शिक्षक, सूचना, परिवहन, कोई सेवा, चिकित्सक, ये सब क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। श्रृंखला भंडार क्या है? श्रृंखला भंडार का मतलब होता है कि जब आपको कोई वस्तु की आवश्यकता होगी, वो वस्तु या तो आप बहुत भारी मात्रा में खरीद लेते हैं या आवश्यकता अनुसार उसका उत्पादन करवा लेते हैं और उसको स्टॉक करके धीरे धीरे इसका आवश्यकता के हिसाब से खपत करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग श्रृंखला भंडार। मैंने आवश्यकता है तो आवश्यकता पड़ी तो हमने क्या किया? बहुत मात्रा में या तो खरीद लिया, अन्य तो हम क्या किए? बनवा लिए, उत्पादन करवा लिए, मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसी स्थिति में जो वो हमारे पास आ गया तो एक बहुत बड़ा भंडार आ गया। अब उसके हिसाब से हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो यह कहलाता है हमारा श्रृंखला भंडार में कहलाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट बात है। श्रृंखला माने समूह में, अब भंडार का मतलब स्टॉक। जब आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करते हैं? खरीद लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में या उत्पादन कर लेते हैं, ये तो श्रृंखला भंडार है। आगे हैं जाल तंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए सॉरी, यहाँ पर गलती से डबल लिखा गया है। हाँ, जाल तंत्र से आपका क्या तात्पर्य है? तो जाल तंत्र का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जैसे आपका अपना क्षेत्र रखिए, यहाँ पर बहुत सारे यातायात का व्यवस्था हो जाए, परिवहन विकसित हो जाए, इसको कहेंगे हम लोग जाल क्षेत्र। जब अधिक मात्रा में यातायात विकसित हो जाएगा, एक ही स्थानों पर कई बिंदुएं आकर के मिल रही हो, तो वहां से आपको यात्रा करने के लिए कई सुविधाएं मिलती हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जाल क्षेत्र। यानी परिवहन के ज्यादा विकसित होने से, क्या बोलेंगे? परिवहन के ज्यादा विकसित होने से वहां पर कई सड़कें, यातायात की व्यवस्था विकसित हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाल क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, जैसे अब मान लीजिए आप ले लीजिए हमारी बिहार की राजधानी पटना, वहाँ से लगभग देश राज्य के जितने भी जिला हैं सबको कनेक्ट कर दिया गया है, कई सड़कें वहाँ पर विकसित हैं। तो ये सब जो विकसित हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाल क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जाल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि जब यातायात ज़्यादा विकसित होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जाल क्षेत्र। ठीक, तो आप लोग 10 तक देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सुनिएगा। चतुर्थ सेक्टर क्या है? चतुर्थ सेक्टर क्या है? तो क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। तो जब हम लोग ज्ञान या बुद्धि की सहायता से जब हम कोई रोजगार व्यवसाय करते हैं
जिसमें ज्यादा करके ज्ञान का उपयोग होता है, तो वैसे क्रियाकलाप को हम लोग कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि कोई भी चतुर्थ सेक्टर है, जैसे कार्यालय भवन, वहां पर क्या होता है, कार्यालय में केवल कलम की सहायता से, कंप्यूटर यंत्र की सहायता से ही कार्य किया जाता है। प्रारंभिक विद्यालय है, वहां पर क्या होता है, केवल ज्ञान का उपयोग। अस्पताल में जो डॉक्टर इलाज करते हैं, कर्मचारी वहां जो है वो किसका उपयोग करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो ये सब जो है ना वो चतुर्थ सेक्टर में आता है, समझ गए। तो जो ज्ञान की बात होगी, जो बुद्धि का बात होगा, और वहां से जो आय की बात हो रही है, समझिएगा चतुर्थ सेक्टर में। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, और इससे जो हमें आमदनी मिल रही है वो चतुर्थ सेक्टर से है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ज्ञान और बुद्धि वाला जो काम होगा, जहां पर केवल तकनीक की सहायता से काम होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग चतुर्थ सेक्टर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंचम क्रियाकलाप क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई पंचम क्या है, तब पंचम क्रियाकलाप का मतलब हुआ कि जब वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, कोई विज्ञान किसी चीज पर खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग पंचम क्रियाकलाप। अगर कोई वैज्ञानिक किसी चीज की खोज कर रहा है तो वह किस में आ जाता है, पंचम क्रियाकलाप में आ जाता है ना। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान और इलेक्ट्रिक उपकरण संबंधित जो भी क्रियाएं होती है उसको हम लोग किस में रखते हैं, पंचम क्रियाकलाप। अगर आपसे कोई पूछ रहा हो कि पंचम, तो पंचम का मतलब दिमाग में एकाएक ले आइएगा कि वह क्रियाकलाप जिसमें कोई वैज्ञानिक कोई शोध कर रहा है, कोई आविष्कार खोज हो रहा है, या कोई इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा, इलेक्ट्रिक यंत्र द्वारा जब कोई काम किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग पंचम क्रियाकलाप। आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आया होगा। चलेंगे आगे। इंटरनेट के द्वारा कौन कौन से देश सबसे अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इंटरनेट का विकास हुआ, लगभग विश्व के बहुत सारे देश में इंटरनेट जुड़ गया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश हैं जो इन क्षेत्रों में बाजी मार ली है, बहुत आगे निकल चुकी है। अब कौन कौन से देश हैं वही बारे में हमरा से पूछ रहा है। तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो इंटरनेट के द्वारा सबसे अधिक अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब समझ में आई बात। देश तो बहुत सारे हैं, अमेरिका है, जापान है, रूस है, भारत है, चीन है, ये सारे देश। लेकिन कह रहा है इंटरनेट के द्वारा ऐसे कौन से देश हैं जो एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेट की सहायता से एक दूसरे से इतना क्लोज में आ चुके हैं, जो बाजी मार लिया सब देशों से आगे निकल गए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के महानगरों में स्थित किसी भी एक वैश्विक कंपनी मुख्यालय का नाम बताइए। अब देखिए, विश्व के बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना अपना जो विश्व का मुख्यालय है वो बनाती है। जैसे आप चले जाइए अमेरिका का न्यूयॉर्क, वहाँ बहुत सारी कंपनियां का मुख्यालय है, जो वैश्विक कंपनी है, जो विश्व लेवल पर काम करती है। तो ऐसे कंपनियों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इंग्लैंड के लंदन में है, जापान के टोक्यो में है। बहुत सारे कंपनियों का मुख्यालय है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब रही बात, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में एक भी ऐसा महानगर नहीं है जहां पर विश्व के सभी कंपनियों के मुख्यालय हो। हाँ, एक मुंबई है जहां कुछ कंपनियों का मुख्यालय है, लेकिन सभी कंपनियों का मुख्यालय नहीं। क्लियर। लगभग विश्व में 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विश्व व्यापार को देखती है, चलाती है। विश्व में कितनी कंपनियां, 500 से अधिक। लेकिन भारत में एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर इन कंपनियों का मुख्यालय है। क्लियर। चलते हैं आगे। उत्पादन को किस रूप में मापा जाता है। उत्पादन जो हम कुछ भी करते हैं तो उसको हम मूल रूप से किस में मापते हैं, तो उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक
और वेतन के रूप में मापा जाता है। याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? पारिश्रमिक को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। यानी कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं उससे कितना वेतन खर्च हो रही है, कितना आपको लाभ मिल रहा है, इसको हम लोग उसको क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? आपसे अगर पूछे कि व्यापारिक केंद्र क्या है, तब व्यापारिक केंद्र का मतलब क्या? जहां व्यापार होती है, चाहे वो गांव हो, शहर का कस्बा हो, जहां पर हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, वो जगह वह स्थान क्या कहलाती है? व्यापारिक केंद्र कहलाती है। जैसे आप अपने जिला के जो मुख्यालय होगा वहां पर एक शहर विकसित होगा। जैसे हमारी समस्तीपुर जिला में समस्तीपुर एक मुख्यालय है, वहां पर बहुत सारे व्यापारिक केंद्र हुए। कोई चीज खरीदना हो या बेचना हो तो हम लोग अपनी सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वहाँ की मंडियों में उसको बेच देते हैं, या वहाँ की मंडियों से हम लोग खरीद कर ले आते हैं। या गांव में जो हाट होती है, जहाँ पर पेठिया लगता है, वहाँ पर लोग अपनी वस्तुओं को ले जाते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं। तो ये क्या कहलाता है? व्यापारिक केंद्र। तो शहर गांव कस्बा में जो वाणिज्यिक काम होता है, क्रय विक्रय होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक केंद्र। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सुनिएगा। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे एक बात बताइए आप, चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो चिकित्सा पर्यटन का मतलब हुआ कि जब कोई नागरिक या देश का कोई व्यक्ति अपने देश में इलाज करा रहा हो और उस इलाज से वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसे ठीक नहीं हुआ, तो वो क्या करता है? अपनी देश को बदल लेता है, किसी दूसरे देश जा करके जब इलाज कराता है। या कोई डॉक्टर एक देश से दूसरे देश में आकर के इलाज करते हैं, तो ये कहलाता है चिकित्सा पर्यटन। समझ में आई बात? फिर समझिए, जैसे 2005 की बात अगर हम करें तो 2005 में अमेरिका से लगभग 55,000 लोग भारत आकर के अपना इलाज करवाया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चिकित्सा पर्यटन। क्या बोलेंगे? इसी तरह से हमारे देश के लोग इलाज करने के लिए दूसरे देश जा रहे हैं, अपने भारत के लोग अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे हैं, तो ये भी चिकित्सा पर्यटन में ही आता है। ठीक है, यानी कि या तो डॉक्टर कहीं जाकर के इलाज कर रहे हैं या लोग आकर के इलाज करवा रहे हैं, ये व्यवस्था कहलाएगी चिकित्सा पर्यटन कहलाएगी। ठीक है, आगे स्वर्ण कॉलर क्या है? तो स्वर्ण कॉलर का मतलब हुआ, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय के तृतीय सेक्टर का एक उप विभाग है, जहां व्यावसायिक कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त और परामर्शदाता आते हैं। ये उच्च वेतनमान आते वाले होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग स्वर्ण कॉलर। अब नहीं समझे हम, फिर समझिए अपनी भाषा। स्वर्ण कॉलर का मतलब होता है कि तृतीय सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, तृतीय सेक्टर का मतलब हुआ कि जो व्यापारी वर्ग है, उनमें जो अनुसंधान कार्य कर रहा होगा, तृतीय सेक्टर में व्यापार में जो अनुसंधान कार्य, वित्त का कोई काम कर रहा हो, या कोई सरकारी अधिकारी हो जिनको ऊंचा वेतन मिल रहा हो, वेतन, तो इसको कहते हैं स्वर्ण कॉलर। क्या बोलेंगे? उच्च वेतन वाले जो कर्मचारी होंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्ण कॉलर कहते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको लघुतरीय का सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करिए। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। सभी वीडियो आपको बारी बारी से सभी विषय के मिलते रहेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।